अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कर रहे हैं वह रीडिंग पैसेजेस। इसमें ऐसे होता है कि एक हमें पैसेज दिया होता है और तीन हमें उसके 3 या 5 मैक्सिमम से क्वेश्चंस होते हैं और हमने उसके अकॉर्डिंग के पैसेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर निकालने होते हैं। अगेन पैसेज के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन के आंसर्स निकालने होते हैं, खुद से अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करके निकालने होते हैं। पैसेज के अकॉर्डिंग जो डेटा गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ करना होता है, ठीक है। तो पहले इसका तरीका ही होता है कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन को थोड़ा सा आप माइंड में रखने की किस हिसाब से पूछा, फिर आप क्या करें उसका साथ पैसेज रीड करते जाएँ। फिर जैसे जैसे आप पैसेज कर जाएंगे आपको खुद ब खुद उसका आंसर मिलता जाएगा, ठीक है। इस तरह से करना है। पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला पैसेज है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ डज द स्क्विड फाइंड इट्स फूड, ठीक है। हाउ डज द स्क्विड फाइंड इट्स फूड, तो पहले क्या पूछा हुआ है, स्क्विड और फूड का कनेक्शन पूछा हुआ है। इसके बाद हमसे पूछा है सेकंड वाले में, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिस्क्राइब्ड कैन डिस्क्राइब द ऑक्टोपस, ठीक है। ये हमने माइंड में रख लिया कि ऑक्टोपस के बारे में पैसेज में क्या जिक्र है। और लास्ट वाला है, द पैसेज इज मीनली, और पैसेज किस चीज़ के बारे में। अब पैसेज पढ़ते हैं, when used for studies of learning and memory, the octopus is a more interesting subject than the squid. Unlike the free-swimming squid, which relies exclusively on its eyes to guide it to its tasty fish and crab. अब यहाँ तक हमें पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जो फ्री स्विमिंग स्क्विड है वो अपना खाना कैसे फाइंड करती है, अपनी आंखों से खुद को गाइड करती है अपने खाने की तरफ, फिश एंड क्रैब्स की तरफ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन ए, विच इज़ बाय साइट ओनली। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन डिस्क्राइब द ऑक्टोपस, ठीक है। अब हमने ऑक्टोपस वाला फाइंड करना है। द ऑक्टोपस कैन फीड ऑफ द बॉटम ऑफ द सी, इट यूजेज नॉट ओनली इट्स आइज बट ऑल्सो इट्स टेंटिकल्स टू आइडेंटिफाई अ लाइकली मील। द ब्रेन ऑफ द ऑक्टोपस हैज 2 सेपरेट मेमोरी स्टोरेज एरियाज फॉर विजुअल एंड 1 फॉर द टेक्टाइल मेमोरीज, ठीक है। अब इसके ऑप्शन पे आते हैं, इट्स ब्रेन इज सिंपलर दैन दैट ऑफ द स्क्विड, इट कैन नॉट लुक एंड टच एट द सेम टाइम। तो देखिए यहाँ पे पढ़ के क्या पता लगता है कि जो ऑक्टोपस यहाँ लिखा होता है कि ऑक्टोपस की क्या होती है, दो मतलब ऑक्टोपस का जो ब्रेन होता है यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑक्टोपस फीड्स ऑन वाटर, जैसे इट यूजेस नॉट ओनली टेक्टिकल लाइकली। ऑक्टोपस ब्रेन, जो ऑक्टोपस का ब्रेन है वो क्या होता है, 2 सेपरेट मेमोरी स्टोरेज एरियाज में डिवाइड होता है। तो जो ब्रेन 2 सेपरेट स्टोरेज एरियाज में डिवाइड है वो कॉम्प्लेक्स और सिंपल तो ना हुआ, तो ऑप्शन ए इस तरह से ऑमिट हो गया। बी है, इट कैन नॉट लुक एंड टच, नहीं, इट कैन लुक एंड टच एट द सेम टाइम, पैसेज पढ़ के हमें पता लगता है। सी का द ब्रेन डज नॉट फंक्शन, ये भी नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट वाला कहता है पैसेज इज मीनलेस, पैसेज किस चीज़ के बारे में, अ न्यू वे ऑफ फीडिंग फिश, तो फिश के बारे में पैसेज में कुछ भी नहीं है। बी क्या, बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन 2 एनिमल्स, यस, तो ये सही, क्योंकि इसमें कंपैरिजन किसका हो रहा है, स्क्विड का और ऑक्टोपस का, सही है। तो इसलिए क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। तो सी है, हाउ टू गो डीप, फिशिंग का भी कुछ नहीं, डाइवर्स का भी कुछ नहीं, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। हमें कैसे पता लगता है 2 एनिमल्स का कंपैरिजन है, इसमें हमें ये बता रहे हैं इज मोर इंटरेस्टिंग दैन द स्क्विड, तो ऑक्टोपस और स्क्विड का कंपैरिजन है इसमें, इस तरह से। अगले पैसेज पे आते हैं, विच इज़ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, द ऑथर्स क्लेम्स कंसर्निंग इकोनॉमिक एक्सपेंशन सीम्स टू बेस्ड ऑन। ऑथर्स का जो क्लेम है इकोनॉमिक एक्सपेंशन के बारे में, वो किस चीज़ से मतलब किस चीज़ पे उसने बेस करके वो अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू लिखा है। फिर अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हाउसिंग स्टेट्स। हाउसिंग स्टेट्स के बारे में कौन सी चीज़ ट्रू है, पैसेज पढ़ के हमें पता लगती है, ठीक है। पैसेज पढ़ते हैं, इकोनॉमिक एक्सपेंशन कंटिन्यूस इन मे, इकोनॉमिक एक्सपेंशन कंटिन्यूस इन में, गवर्नमेंट रिपोर्ट शो गेन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये पहला गवर्नमेंट रिपोर्ट शोज गेन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसमें पहला सवाल मिल जाता है, जो कि क्या है, ऑथर क्लेम किसके बारे में था, तो गवर्नमेंट डेटा इन 3 एरियाज के बारे में था, जो कि ए से है, क्योंकि गवर्नमेंट डेटा की बात हो रही है और यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, तो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एक ही बात है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर 5 आगे बढ़ते हैं, पर्सनल इनकम एंड हाउसिंग स्टेट्स, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन हाउएवर रिमेन स्लगिश मतलब सुस्त रहना, मेनली बिकॉज द कॉस्ट ऑफ हाउस हैज राइज मच फास्टर देन द एवरेज इनकम, बट ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बट हाउसिंग स्टेट्स डू शो अ स्मॉल इंक्रीज ओवर दोज ऑफ अप्रैल, मतलब मई में हाउसिंग स्टेट्स डू शो अ स्मॉल इंक्रीज ओवर दोज ऑफ अप्रैल, मतलब अप्रैल से ज़्यादा हाउसिंग स्टेट्स अभी शो हुए हैं। तो अप्रैल इसका मतलब क्या हुआ कि अप्रैल में हाउसिंग स्टेट्स क्या थे, कम थे, और अब मई चल रहा है तो मई में हाउसिंग स्टेट्स क्या हैं, ज़्यादा हैं, क्योंकि अब मई का डेटा है, तो मई में हाउसिंग स्टेट्स क्या हैं, ज़्यादा हैं स्टैट्स। तो क्या ऑप्शन सही होगा, देवर सेम एज, नहीं सेम नहीं थे, देवर लोअर, मई में लोअर भी नहीं थे, फिर क्या है, फिर है देवर स्लाइटली हायर इन मई देन अप्रैल, यस, सी करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द डेटा इन पैसेज। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है, अ टीम ऑफ रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट इम्यूनाइजिंग पेशेंट, अच्छा पहले ये रेड कर लेते हैं, व्हाट इज़ द मेन टॉपिक ऑफ द पैसेज, पैसेज का मेन टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक बताना है हमने पैसेज का। दूसरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स द ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट फॉर बी स्टिंग का ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग क्या था। फिर है, द नंबर ऑफ पेशेंट्स हु टुक पार्ट इन एक्सपेरिमेंट, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसमें नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने थे, पहले यहाँ तक सॉल्व करते हैं, पैसेज रीड करते हैं। Okay, a team of researchers have found that immunizing patients with bee venom rather than the crushed bodies of bees can better prevent serious and sometimes fatal sting reaction in more than 1 million Americans who are hypersensitive to bee sting. The crushed body treatment has been standard for 50 years, but a report released recently said that it was ineffective. जो 50 years से crushed body treatment use हो रहा था वो क्या था, ineffective था, according to researchers not researchers. The serum made from the crushed bodies of bees produced more adverse reaction than the injection of the venom did. अच्छा, ये तो हम पूरा पैसेज रीड करने के बाद करेंगे, पहले वाला
अगले वाले पे जाते हैं, अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट ऑफ बी स्टिंग। तो बी स्टिंग का जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स था वो क्या था, ऊपर हमने पढ़ा था कि इट वॉज इनफेक्टिव। तो वो क्या था, क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट यूजलेस, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इट वॉज नॉट वाइड स्प्रेड, इट वॉज नॉट एक्सट्रीमली हार्मफुल, नाइदर इट वॉज सेंसिटाइजिंग। तो सही ऑप्शन क्या है, सी, विच इज ऑलमोस्ट यूजलेस, क्योंकि उन्होंने इनफेक्टिव का वर्ड यूज़ किया है। इनफेक्टिव के क्लोज वर्ड कौन सा, ऑलमोस्ट यूजलेस, तो हम सी यूज़ करेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। फिर दोबारा पैसेज का नीचे वाला पॉइंट पे भी रीड करते हैं, विच इज़ द रिसर्च कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ द क्रश बॉडी ट्रीटमेंट विद रिजल्ट्स ऑफ इम्यूनोथेरेपी डेट यूज्ड इंसेक्ट वेनम एंड ऑल्सो विद द रिजल्ट्स ऑफ प्लेसिबो। After 6 to 10 weeks of immunization, allergic reactions to sting occurred in 7 of 12 patients treated with the placebo, 7 of 12 patients treated with the crushed body extract, and 1 of the 18 treated with the venom। अच्छा, ये इसका डाटा हम थोड़ा सा बनाते हैं जो नीचे दिया हुआ है। इन्होंने कहा कि एक रिसर्च इसके बाद हुई कि उन्होंने रिजल्ट कंपेयर किया किस तरह से, कि उन्होंने आफ्टर 6 to 10 वीक्स के इम्यूनाइजेशन के बाद क्या हुआ कि जो 12 पेशेंट थे जिनको हमने क्या किया था, प्लेसिबो से ट्रीट किया था। 12 पेशेंट्स को हमने प्लेसिबो से ट्रीट किया था और उनमें से जो 7 थे वो उनको एलर्जिक रिएक्शन जो हो गया। जिनको हमने क्या किया था, बी एक्सट्रैक्ट जो उनकी बॉडी को क्रश करके एक्सट्रैक्ट निकाला था, उससे ट्रीट किया 12 पेशेंट्स को, उनमें से 7 पे वो रिएक्टिव हो गया, ठीक है। और वेनम मतलब 7 उसमें से इफेक्टेड हो गए। और जिनको हमने वेनम से ट्रीट किया था वो 18 पेशेंट, और उनमें से सिर्फ एक को उसका एंटी रिएक्शन हुआ या उसका रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें से, सॉरी इसका डेटा बस ये बनाया, यहाँ से हमने ये डेटा हमें पता लगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करके देखें, क्योंकि रीड तो हमने पूरा कर लिया, तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है, अ न्यू ट्रीटमेंट फॉर पीपल एलर्जिक टू बी स्टिंग। तो कोई नया, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि अ न्यू ट्रीटमेंट ऑफ पीपल एलर्जिक टू बी स्टिंग डिस्कवर किया था, जो कि था वेनम इंजेक्शन का। बी स्टिंग प्रिवेंट करने के लिए कुछ नहीं था, बी स्टिंग से जो एलर्जिक रिएक्शन हो रहा था वो प्रिवेंट करने के लिए ट्रीटमेंट था, तो ठीक है। प्लेसिबो ट्रीटमेंट ऑफ फाइबर नहीं, इसका कुछ नहीं था। और बी वेनम कॉजिंग इस तरह का भी कोई जिक्र नहीं था, तो एक सही हो जाएगा। अब आते हैं 3 पे, तो नंबर ऑफ पेशेंट टुक पार्ट इन एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब। नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट में पार्ट लिया था। ऊपर हमने एक रफ सा डेटा बनाया था कि जो 12 थे इनको प्लेसिबो दिया गया था, 12 से बॉडी एक्सट्रैक्ट था और 12 को वेनम था, वेनम दिया गया था। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 42, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका सही हमारा, विच इज़ 42, ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आते हैं लास्ट वाले पे, लास्ट वाला है, इट कैन बी इन्फर्ड दैट इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल द ट्रीटमेंट रेफर टू इन द पैसेज मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेड। इसका ऑप्शन देखते हैं, बाय अ सीरीज ऑफ इंजेक्शन गिवन बिफोर द पेशेंट इज एक्सपोज। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, विच इज ए, सही है कि हम एक्सपोज होने से पहले इंजेक्शन दे देते हैं, ताकि जैसे कि वैक्सीनेशन होती है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई वायरस बॉडी में आए या कोई बैक्टीरिया बॉडी में आए तो पहले से उसकी वैक्सीन लगी और बॉडी प्रिपेयर हो उसे लड़ने के लिए। तो ये ए ऑप्शन हमें, ए मेथड जो था वो हमें बताया गया था इस पैसेज में। फिर आते हैं दूसरे पैसेज पे, क्वेश्चन इसके क्या है, What is the subject of this passage? इस पैसेज का हमने क्या बताना है, सब्जेक्ट बताना है। अगेन एंड देन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 1600s most buildings in Jamestown were probably made of। Then we have which one of the following was not a reason for using bricks in construction, not a reason, इसको माइंड में रखना है। अब पैसेज पढ़ लेते हैं। The development of Jamestown in Virginia during the second half of the 17th century was closely related to the making of using bricks। जो डेवलपमेंट थी जेम्सटाउन और वर्जीनिया की वो 17th सेंचुरी के हाफ में किस वजह से हुई थी, ब्रिक्स के यूज़ की वजह से। देयर आर सेवरल प्रैक्टिकल रीजंस व्हाई ब्रिक्स बिकेम इंपॉर्टेंट टू द कॉलोनी। ऑल्दो द फॉरेस्ट कुड इनिशियली सप्लाई sufficient timber, the process of lumbering was extremely difficult, particularly because of the lack of roads। Later, when the timber on the peninsula had been depleted, wood had to be brought from some distance। Building stones was also in short supply। However, clay was plentiful। It was inevitable that the colonists would turn to brick making। ठीक है, अब पढ़ते हैं सब्जेक्ट इसका क्या होगा, सब्जेक्ट तो इस पैसेज का सब्जेक्ट क्या होगा, द रीजन फॉर ब्रिक मेकिंग इन जेम्सटाउन। ये होगा क्योंकि इस पूरे में हमें बताया जा रहा है कि ब्रिक मेकिंग क्यों स्टार्ट हुई थी जेम्सटाउन में। दूसरा क्या है, अगर इन द फर्स्ट 1600 सेंचुरी मोस्ट बिल्डिंग्स इन जेम्सटाउन वर प्रोबेबली मेड ऑफ। 1600 जो ब्रिकस्टोन की स्टार्ट हुई थी मैन्युफैक्चरिंग, वो कब स्टार्ट हुई थी, सेकंड हाफ ऑफ 17th सेंचुरी में। तो इसका मतलब जब 16th सेंचुरी का स्टार्ट था उस वक्त प्रोबेबली किससे बनी होंगी, लकड़ियों से बनी होंगी, क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, लकड़ी इस्तेमाल करते थे। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये मैंने आप सेइंग प्रोबेबली इट्स मीन कि आई एम सेइंग इट फ्रॉम द पैसेज, मैं पैसेज से पढ़ के कह रही हूँ, खुद से नहीं कह रही। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रीजन फॉर यूजिंग ब्रिक्स, नॉट अ रीजन, जो रीजन नहीं था वो बताना है। पहला क्या था, व्हाट हैज़ ब्रॉट फ्रॉम सब डिस्टेंस, तो ये भी था, मैंने ऊपर मार्क किया हुआ था जो था। फिर है देयर वाज कंसिडरेबल क्ले अवेलेबल, ये भी रीजन था, किसी वजह से हम वो क्ले किस पे आए थे, ब्रिक मेकिंग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिट्टी मौजूद थी। फिर क्या है, द लंबरिंग प्रोसेस डिपेंड ऑन गुड रोड्स, ये भी ऑप्शन था। तो जो रीज़न नहीं था वो क्या था, टिम्बर वाज, क्वालिटी का कोई मसला नहीं था, तो सही ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है What is the best title for the passage? Again title। फिर according to the passage the price system is related primary to, primary relation क्या था, tax system, price system का। The price determine how resources are to be used, they are also the means by which products and services that are limited supply are rationed among buyers। The price system of the United States is very complex network composed of the price of all the products bought and sold in the economy as well as those of a myriad services।
including labor, professional, transportation and public utility services. The interrelationship of all these prices make up the system of price. The price of any particular product or service is linked to a broad a complicated system of prices in which everything seems to depend more or less upon everything else. तो ठीक है, अब इसका पहला क्वेश्चन करते हैं जो क्या है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पैसेज. इस पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए. द इनहेरिट वीकनेस ऑफ द प्राइस सिस्टम की में वीकनेस बताएगी और प्राइस सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को बताएगी कि कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम था. तो क्या होगा, बी ऑप्शन विच इज द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द प्राइस सिस्टम. सी क्या, क्रेडिट टर्म्स में ही बताई गई हमें और रिसोर्सेज का भी एलोकेशन नहीं बताएगा, तो बी ऑप्शन सही होगा. देन वी हैव अकॉर्डिंग टू द पैसेज द प्राइस सिस्टम इज रिलेटेड प्राइमरी टू. जो प्राइमरी रिलेशन है प्राइस सिस्टम का क्या था, आई मार्क द प्रोडक्ट इन द सर्विस, तो यही है. ठीक है, लेबर एंड एजुकेशन नहीं है इसका प्राइमरी ताल्लुक, यूटिलिटी रिपेयर्स का प्राइमरी रिलेशन है, सेकेंडरी रिलेशन लेकिन प्राइमरी नहीं है. फिर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस, तो ये भी नहीं है. सही ऑप्शन क्या है, डी विच इज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड इट इज मेंशन्ड इन द पैसेज, दैट्स व्हाई वी चूज इट बिकॉज इट इज प्राइमरी रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. अच्छा जी, अब अगले पे आ जाते हैं, विच इज़ द बेस्ट टाइटल. द बेस्ट टाइटल फॉर द पैसेज का टाइटल बताना. अगेन इट कैन बी इंटरप्रेटेड दैट द पैसेज ऑफ केरोसिन वाज प्रेफरेबल टू वेल. जो केरोसिन है उसको प्रेफर किया जाता था वेल ऑयल पर, क्यों किया जाता था वो बताना है. पैसेज पढ़ते हैं. An important new industry, oil refining, grew after the Civil War. Crude oil or petroleum, a dark, thick ooze from the earth, had been known for hundreds of years, but little use had ever been made of it. In the 1850s, Samuel M. Kyer, a manufacturer in western Pennsylvania, began collecting the oil from local seepages and refining it into kerosene. Refining, like smelting, is a process of removing impurities from a raw material. Kerosene was used to light lamps. It was cheap substitute of whale oil. It means that the whale oil was expensive at that time. ठीक है, अगर ये चीप सब्सिट्यूट था तो इसका मतलब जो whale oil था वो काफ़ी महंगा था. Which was becoming harder to get. Soon there was a large demand of kerosene. People began to search for new supplies of petroleum. तो पहले आते हैं, पहला सवाल क्या है, बेस्ट टाइटल इसके लिए क्या हो सकता है. ऑयल रिफाइनिंग का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, सही है. दूसरा कि कैलिफोर्निया का कोई जिक्र नहीं है. प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी कोई जिक्र नहीं है. और केरोसिन लैम्प्स और लाइट इन द टनल. केरोसिन लैम्प्स का तो जिक्र है लेकिन लाइट इन द टनल इस तरह का कोई रिलेशन नहीं बनता, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नहीं. दूसरा सवाल है, इट कैन भी, अच्छा ये हम बताते हैं कि केरोसिन ऑयल प्रेफर क्यों करते थे, क्योंकि वेल ऑयल क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव. क्योंकि ऊपर मेंशन था कि चीप सब्सिट्यूट ऑफ वेल ऑयल. ठीक है, चीप सब्सिट्यूट मतलब वेल ऑयल, इसका मतलब एक्सपेंसिव था तभी उसका चीप सब्सिट्यूट था, तो ए सही हो जाएगा. अगले पे चलते हैं, पहले इसके क्वेश्चन रीड करते हैं. विच इज अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ एयर प्लांट्स एंड डेजर्ट प्लांट्स. एयर प्लांट्स और डेजर्ट प्लांट्स में सिमिलरिटीज़ क्या थी और क्या है. अकॉर्डिंग टू पैसेज के अकॉर्डिंग जो एयर प्लांट्स है वो डैमेज करते हैं किस फॉर्म ऑफ लाइफ को, मतलब किन ऑर्गेनिजम्स को, इन सिंपल वर्ड्स किन ऑर्गेनिज्म को डैमेज करते हैं. फिर है रॉसेट्स ऑफ लीव्स हेल्प इन एयर प्लांट. जो रॉसेट्स ऑफ लीव्स हैं ये एयर प्लांट को कैसे हेल्प करते हैं. पैसेज पढ़ते हैं. एयर प्लांट्स अटैच themselves to crannies in the branches of trees and lianas. जो एयर प्लांट्स वो क्या करते हैं, खुद को अटैच कर लेते हैं ट्रीज़ की ब्रांचेस से. यूजुअली दे पुट फॉर्थ अ meshwork ऑफ रूट्स. meshwork कहते हैं जाल को. These collect dust and plant debris and in time create a soil of their own. Often the roots also harbor ants which help build up the soil by their waste and dead bodies. Water is scarce for air plants. Scarce का मतलब होता है कमी होना. So they adapt like desert plants because water is scarce. अब आगे पढ़ते हैं. Dry periods when they do not get water, they absorb water very quickly and conserve it carefully. अच्छा, पहला सवाल ये था कि एयर प्लांट और डेजर्ट प्लांट में डिफरेंस सिमिलरिटीज बताएं. पहले क्या, बोथ फेयर ब्रीडिंग, नहीं इस तरह का कोई बात नहीं पैसेज में बताई हुई. बोथ ग्रो इन द सेम इन्वायरमेंट, ये पैसेज में नहीं बताया हुआ हमें. जो मोर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफिक बैठता है वो हमने चूज़ करना है. बोथ है फाइन मैशवर्क ऑफ रूट्स. नो, वैसे ऐसे होता है, ये मैं नहीं कही कि ऐसे होता नहीं है, डेजर्ट प्लांट्स में ऐसा होता है लेकिन पैसेज में ये मेंशन नहीं है. डी क्या है, बोथ हैव वेज ऑफ सेविंग वाटर, तो डी सही है. अकॉर्डिंग टू पैसेज ये कहता है कि दे हैव सिमिलर वेज ऑफ सेविंग वाटर, सही. फिर आगे अकॉर्डिंग टू पैसेज एन एयर प्लांट कैन डैमेज. अच्छा यहाँ तक अभी नहीं आई, फिर पैसेज पे आ जाते हैं. Some send dangling roots down through the canopy until they can take nourishment from the earth itself. Then they may grow into a large and burdensome trees on top of the trees on which they started life. अगर कोई किसी के ऊपर बर्डन बन रहा है, उसकी नरिशमेंट ले रहा है, उसके ऊपर बर्डन डाली जाती है, उसका मतलब जो चीज़ पे वो अटैच है वो इवेंचुअली मर जाएगी, उसके लिए वो डैमेजिंग है. यहाँ पे वर्ड भी स्ट्रैंगल का यूज़ किया हुआ है. स्ट्रैंगल का मतलब है गला दबाना, घूंटना, सफोकेट करना. A few strangle their supporting tree by building their own trunk and around it while they develop rosettes of overlapping leaves which catch. यहाँ पे rosettes जो leaves हैं इनका फंक्शन है कि क्या करते हैं, कैच एंड होल्ड वाटर इंसिडेंटली. तो इन दोनों का हमें नीचे दोनों का क्वेश्चन आंसर पता लग गया कि ये किस ऑर्गेनिज्म को हार्म करते हैं. एयर प्लांट्स ट्रीज़ को, ठीक है. और रॉसेट्स ऑफ लीव्स क्या करते हैं, वाटर कंजर्व करते हैं. अगला पैसेज है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टाइटल ऑफ द पैसेज. पहले हमने इसका टाइटल बताना है. दूसरा है द प्रेडिक्शन साइनॉप्टिक मेट्रोलॉजिस्ट आर डायरेक्टली बेस्ड ऑन. जो इनकी प्रेडिक्शन है ये किस चीज़ पे बेस करती है. देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेफर्ड टू बाय द ऑथर एज फील्ड हुज नीड्स आर सर्व्ड बाय वेदर फोरकास्टिंग.
तो ऑथर ने नॉट रेफर्ड बाय द ऑथर, इन्होंने इसमें ये पूछा हुआ है कि ऑथर ने मतलब इस तरह की किस फील्ड को मेंशन नहीं किया जो वेदर फोरकास्टिंग से क्या होती है, क्या कह सकते हैं उसको, इफेक्ट होती है, लेकिन ऑथर ने मेंशन नहीं की हुई। तो पढ़ते हैं। द साइंस ऑफ मीटरोलॉजी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ द एटमॉस्फेयर। द सब्जेक्ट मे बी अप्रोच्ड from several directions, but the scene cannot be fully appreciated from any one vantage point. Different views must be integrated to give perspective to the whole picture. One may consider the condition of the atmosphere at a given moment and attempt to predict changes from that condition over a period of time of a few hours to a few days ahead. This approach is covered by a branch of science called synoptic meteorology. किस चीज़ की बात हो रही है? Synoptic meteorology, इसका क्वेश्चन भी था। अब देखते हैं कि सिनॉप्टिक मीटरोलॉजी है क्या। सिनॉप्टिक मीटरोलॉजी इज द साइंटिफिक बेसिस ऑफ द टेक्निक ऑफ वेदर फोरकास्टिंग बाय मीन्स ऑफ द प्रिपरेशन एनालिसिस ऑफ वेदर मैप्स। तो क्या करते हैं, इनकी जो प्रेडिक्शंस होती हैं वेदर फोरकास्टिंग की किस चीज़ पे बेस करती हैं, वेदर मैप्स पे बेस करती है। तो अगर हम देखें तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन 2 में था। अब से पूछा हुआ था कि जो सिनॉप्टिक मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, मतलब जो वेदर फोरकास्टर्स होते हैं, अपनी प्रेडिक्शन किस चीज़ की बेस पे करते हैं, तो किस चीज़ की बेस पे करते हैं, ये वेदर मैप्स की बेस पे। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर कंटिन्यू करते हैं पैसेज। द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द न्यूमरस एप्लीकेशंस ऑफ वेदर फोरकास्टिंग कैन नॉट बी ओवर एस्टिमेटेड इन सेवरल नीड्स ऑफ शिपिंग। अब यहाँ पे हमें बताई हुई है वो सारी फील्ड्स बताई हुई हैं जहाँ पे हमें वेदर फोरकास्टिंग की ज़रूरत होती है। शिपिंग, एविएशन, agriculture, industry and many other interests and fields of human activity with accurate weather warning and professional forecast advices. इसमें किस चीज़ का मेंशन नहीं है, एक पर ऑप्शन में देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का है, विच इज शिपिंग की फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र, मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो इंडस्ट्रीज़ का काम है, फार्मिंग मतलब एग्रीकल्चर, और स्पोर्ट्स का जिक्र नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। 9 भी पढ़ लेते हैं। दी ऑथर इम्प्लाइज दैट इंक्रीज एक्यूरेसी इन वेदर फोरकास्टिंग विल लीड। ऑथर ने कहा कि अगर वेदर फोरकास्टिंग की एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा। और 10 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस पैसेज। इस पैसेज को कौन सा स्टेटमेंट सबसे अच्छा डिस्क्राइब करती है। तो पैसेज अब कंप्लीट कर लेते हैं। Great benefits are reaped in the form of saving human life and property and in the form of economic advantage of various kinds. One important purpose of science of meteorology is constantly to strive through advanced studies and research to increase our knowledge of atmosphere with the aim of improving the accuracy of weather forecast. Tools needed to advance our knowledge in this way are the disciplines of mathematics and physics applied to save meteorological problems. The use of these tools form branch of science called dynamic meteorology. अच्छा जी, हमने पूरा पढ़ लिया। पहला क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता है, करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टाइटल। इसका टाइटल का सबसे अच्छा होता है। द लिमिटेशन ऑफ मेट्रोलॉजी, किसी को लिमिटेशन तो नहीं हमें बताई हुई। बी क्या है, न्यू एडवांसेस इन सिनॉप्टिक मेट्रोलॉजी। सिनॉप्टिक मेट्रोलॉजी की डेफिनेशन बताइए, उसकी अप्रोच बताइए, लेकिन उसकी न्यू एडवांसमेंट नहीं बताई हुई। तो सही क्या होगा, सी विच इज अप्रोच ऑफ द साइंस मेट्रोलॉजी। फिर है डी, द बेसिस ऑफ डायनामिक मेट्रोलॉजी की सिर्फ डेफिनेशन बताइए, उसकी कोई बेसिस नहीं बताई हुई हमें, सिर्फ एक नाम सरसरी सा दिया हुआ है। 7 और 8 हो गए थे। 9 पे आते हैं। दी ऑथर एम्प्लाइज दैट इंक्रीज्ड एक्यूरेसी इन वेदर फोरकास्ट विल लीड टू मोर फंड्स की कोई बात नहीं की ऑथर ने। ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ, हाँ जी ये बात की थी ऑथर ने। सी क्या हो गया, हायर नंबर ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर्स, ये भी नहीं कहा था। लेस स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ सिनॉप्टिक, ये भी नहीं कहा था। 10 क्या है कि इस पूरे पैराग्राफ को कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करती है। आ प्रोसीजर इज एक्सप्लेन एंड इट्स इंपॉर्टेंट इज एम्फसाइज। तो सही है ये वाला कि क्या बताया गया, मेट्रोलॉजी बताया गया कि साइंस ऑफ मेट्रोलॉजी का, उसको सही से एक्सप्लेन किया गया, उसकी इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज किया गया। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बी क्या है, रिसेंट साइंटिफिक एडवांसमेंट आउटलाइन, नहीं ये नहीं था। 2 कंट्रास्टिंग व्यूज़ ऑफ प्रॉब्लम, नहीं कोई दो प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस नहीं थे। ये बी भी नहीं था, कोई कंट्रास्टिंग व्यूज़ भी नहीं थे। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। अब आते हैं नेक्स्ट पैसेज पे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पस। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं कि मेन पर्पस क्या है। उसके बाद पूछा हुआ है द सेकंड पैराग्राफ जो रियल वर्ड है उसका मतलब क्या है। फिर आगे पूछा हुआ है अकॉर्डिंग टू द पैसेज अ बार्टर इकॉनमी किस चीज़ की तरफ लेके जाती है। पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज में बताया हुआ है देयर आर वेरियस वेज इन विच इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स कैन इंटरेक्ट विद वन अनदर। थ्री बेसिस वेज आर द मार्केट सिस्टम, द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड ट्रेडिशनल सिस्टम। इन मार्केट सिस्टम में क्या होता है, in market system individual economic units are free to interact among each other in the marketplace. It is possible to buy commodities icon other economic units to sell commodities in a market. Transaction may take place via barter or money exchange. In a barter economy, real goods such as automobiles, shoes and pizzas are traded against each other. Obviously, finding someone who wants to trade my old car in exchange for a sailboat may not be always be an easy task. Hence, introduction of a money as a medium of exchange eases the transaction considerably. In the modern market economy, goods and services are bought or sold for money. इसमें बेसिकली ये बताया है कि बार्टर इकॉनमी होती क्या है। बार्टर इकॉनमी क्या होती है कि जैसे अगर मैंने एक पेन, मुझे ज़रूरत है एक इरेजर की, ठीक है, और आपको ज़रूरत है एक पेन की, तो मैं आपको अपनी इरेजर दे दूँगी और आप मुझे पेन दे दोगे। नहीं सॉरी, मैं आपको पेन दे दूँगी और आप मुझे इरेजर दे दोगे, मतलब एक्सचेंज हो जाएगा। तो इसको कहते हैं बार्टर इकॉनमी। बार्टर इकॉनमी में भी ऐसा होता है कि बंदे को, जैसे एक बंदे को आटा चाहिए और दूसरे बंदे को चीनी चाहिए, तो बंदे के घर के सामने वाले को चीनी दे देगा और उससे आटा ले लेगा। इस तरह से एक्सचेंज होता है, हम पैसे को बीच में नहीं लाते थे। लेकिन इस तरह से क्या होता था कि आपको जो चीज़ चाहिए और आप अगले बंदे को जो चीज़ बेचनी है वो मेल नहीं कर पाती थी, मतलब उनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता था। जैसे
जैसे क्या बस से ये समझ आ गया क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता था, तो ये मुश्किल हो जाता था ट्रेड करना। तो इसलिए क्या हुआ, एक मीडियम हम बीच में लाया, ताकि अगर मुझे पैसे चाहिए तो बताइए कि मुझे जैसे मुझे अगर पैसे चाहिए तो बताइए कि मैं आपको कोई और चीज़ दूँ, मैं आपको चुप करके पैसे दूँ कि जितने की वो कॉस्ट है, और हमारा एक्सचेंज हो जाए, हमारी क्या हो ट्रेड हमारा हो जाए बगैर किसी प्रॉब्लम के। तो ये होती है बार्टर इकॉनमी। अब इसमें क्या होता है, मसला हो रहा था बार्टर इकॉनमी में। अब 6 तो अब क्वेश्चन सही करते हैं, बट इज़ द मेन पर्पज़ का पैसेज का पर्पज़ क्या है। द आउटलाइन कंट्रास्टिंग टाइप्स ऑफ इकॉनमी। हाँ, इसमें 2 इकॉनमीज का बताया गया, एक इकॉनमी जो मनी की मतलब जो पैसे के थ्रू रन करती है, और इकॉनमी जो बार्टर इकॉनमी, तो उनका कंट्रास्ट बताया हुआ है। 7 है, इन द सेकंड पैराग्राफ द वर्ड रियल कुड बेस्ट बी एक्सप्लेन बाय। सेकंड पैराग्राफ में जो वर्ड रियल है, जो रियल गुड्स यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है, रियल गुड्स, इसको हम किस चीज़ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। रियल गुड्स के एग्जाम्पल्स कहती है जैसे ऑटोमोबाइल्स, मतलब जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, तो किस तरह से आती है, कंक्रीट मटेरियलिस्टिक सेम। फिर 8 है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज बार्टर इकॉनमी किस चीज़ लेते हैं, डिफिकल्टीज फॉर ट्रेड। ठीक है, जो लास्ट में था कि टू फाइंड समवन हु वांट टू ट्रेड माय ऑटोमोबाइल विद द सेल बोट इज डिफिकल्ट, तो उसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। फिर आते हैं अगले वाले पे। क्वेश्चन इसका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टाइटल हमें बताना है, और क्या बताते हैं हॉट वाटर किस चीज़ को इंडिकेट करता है। अच्छा, ये है बेयर्स नॉर्थ अमेरिकाज लार्जेस्ट रोडेंट्स। अब ये क्या है, एक चूहे टाइप है जिनकी इनकी कोई स्पीशीज से ताल्लुक रखते हैं, मतलब कोई चूहे ही हैं। ठीक है, उनका बताया जा रहा है कि अपीयर्स टू मच एक्सप्लेन लाइफ दैट अ ट्रैपर वंस रैदर रोमांटिकली ऑब्जर्व दैट बेयर फॉलो क्लोज टू द लाइन ऑफ 10 कमांडमेंट। 10 कमांडमेंट क्या है, बाइबल में 10 रूल्स हैं जिंदगी जीने के 10 रूल्स, जो बाइबल के अकॉर्डिंग है, रिलीजियस 10 रूल्स, उस तरह से 10 कमांडमेंट्स उनको नाम दिया हुआ है। द 10 कमांडमेंट्स डू नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट बिल्डिंग डैम्स, लॉजेस एंड कैनाल्स, हाउएवर द बेयर्स पेंचेंट फॉर डूइंग सो हैज़ गॉट इट इनटू अ लॉट ऑफ हॉट वाटर लेटली। तो टाइटल इसका क्या होता है, द कंट्रोवर्सी बेयर्स और एनवायरमेंट की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। न्यू लाइन बेयर्स ऑपरेशन ये भी नहीं है। द इन्फ्लुएंस ऑफ बेयर्स ऑन फिशिंग इंडस्ट्री नोट। फिर क्या बचता है, डी बचता है, और क्या बेयर्स अंडर 10 कमांडमेंट, तो ये सही टाइटल बैठता है कि ऑथर रेफर्स टू हॉट वाटर। जो हॉट वाटर का वर्ड होता है ना, अक्सर हम फ्रेज यूज़ करते हैं मुश्किल हालात के लिए, तो ऑथर ने भी इसी तरह यूज़ किया। तो बी ऑप्शन क्या, आर इन ट्रबल, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ आर इन ट्रबल। आगे करते हैं पैसेज 2, विच इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ कोआला इज, तो भी आगे नाम लिखा हुआ है उनका। फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज पाउच पेयर, Phascolectos cinereus for Greek pouched pear and ash gray. The koala lives in trees and specifically in some 35 of the more than 600 species are of the genus Eucalyptus that grows in Australia. The diet of the adult koala is almost exclusively eucalyptus leaves. However, the oils of eucalyptus leaves are toxic to most other mammals. पहले क्या पूछा, अकॉर्डिंग टू पैसेज की कितनी स्पीशीज है यूकैलिप्टस कोआला की, तो कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली 40, क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट क्या थी 35 थी, तो 35 किसके करीब है, 40 के, क्योंकि अगर लेस देन 20 पे देखें तो ये भी सही नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 600 भी नहीं है और 635 भी नहीं है, तो बी सही ऑप्शन है। फिर लास्ट वाला क्या है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एडल्ट कोआलास फूड। तो एडल्ट कोआलास फूड के बारे में क्या बात सही थी कि वो क्या खाते हैं, यूकैलिप्टस लीव्स खाते हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी हाँ पैसेज 2 है, और इसका क्वेश्चन है पहला, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट ड्रॉप्स ऑफ वाटर लार्जर दैन 1/125 इंच इन डायमीटर। ठीक है, आगे क्या है, इन दिस पैसेज व्हाट इज द टर्म कॉलेसेंस मीन्स, कॉलेसेंस का मतलब बताना है, और व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द एवरेज क्लाउड ड्रॉपलेट। एक क्लाउड ड्रॉपलेट है उसका डायमीटर क्या होता है, पहले पढ़ते हैं पैसेज। Droplets of ice crystals behave somewhat like dust in the air made visible in the shaft of sunlight to casual observer. To the casual observer, dust seems to act in the totally random fashion, moving about chaotically without fixed direction. But in fact, dust particles are much larger than water droplets, and they finally fall. The average cloud droplet is only 1/2500 इंच इन डायमीटर। तो नीचे हमसे क्या पूछा था लास्ट वाले में कि जो क्लाउड ड्रॉपलेट है उसका क्या होता है, तो क्या हो जाएगा 1/2500 इंच, तो सही हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। It is so small that it would take 6 hours to fall half mile is perfectly still air, and if it does not fall out of moving air at all, only when the droplets grows to a diameter of 1/125 inches or larger can fall from the cloud। मतलब अगर जो जिस ड्रॉपलेट का इतना डायमीटर हो या इससे बड़ा वही गिर सकता है बारिश के फॉर्म में, वरना नहीं गिरेगा। तो इस इंचेस के बारे में क्या बताया हुआ है, क्या होता है, देन इन स्टिल एयर दे वुड फॉल टू अर्थ। सही, सी ऑप्शन सही है। फिर लास्ट वाला क्या है, इन द पैसेज विद कॉलेसेंस, कॉलेसेंस तक हमें पहुंचना है। द एवरेज रेन ड्रॉप कंटेन्स अ मिलियन टाइम्स एज मच वाटर एज अ टाइनी क्लाउड ड्रॉपलेट। द ग्रोथ ऑफ अ क्लाउड ड्रॉपलेट टू अ साइज लार्जर इनफ टू फॉल आउट इन द कॉज ऑफ रेन एंड is the cause of rain and other forms of precipitation. This important growth process is called coalescence. जो growth process है क्या है, coalescence है। अब ऑप्शन देखते हैं, द गैदरिंग नहीं है, ग्रोथ प्रोसेस ऑफ ड्रॉपलेट्स है, तो बी सही हो जाएगा। तो ये पैसेज थे, ऑलमोस्ट 10 to 12 पैसेजेस हमने कर लिए इसमें।
और अगर आपको मज़ीद प्रैक्टिस करनी हो, क्योंकि जितनी आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कमांड आपको हासिल होगी, उतनी जल्दी कम टाइम में आप ये पैसेजेस सॉल्व कर पाएंगे। तो बेटर है कि आप और प्रैक्टिस करें। और अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए मज़ीद MCQs के मतलब मज़ीद क्वेश्चन चाहिए तो आप व्हाट्सएप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मज़ीद टारगेट पेपर्स और क्वेश्चन पेपर्स इस तरह के शेयर होते रहेंगे।